गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेम की ऑनलाइन कक्षा में हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण। मोहम्मद गोरी का पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था। वह गजनी के इतिहास में मुइजुद्दीन बिन शाम के नाम से जाना जाता है। उसे भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक होने का गौरव हासिल है। वह तीसरा मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। उसके पूर्वज पठान जाति के तुर्क थे। वह उसकी राज्य की राजधानी गौर थी और वह गजनी का शासक था, इसीलिए उन्हें गोरी के नाम से जाना जाता है। गोरी के आक्रमणों के जो उद्देश्य भारत पर रहे वो यानी मोहम्मद गोरी ने 1175 से 1206 ईस्वी तक भारत पर कई आक्रमण किए। उसके आक्रमणों के प्रमुख उद्देश्य हैं, वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और गजनी का स्वतंत्र शासक बनने के बाद वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। दूसरा, वह मोहम्मद गोरी कट्टर सुन्नी मुसलमान था। वह इस्लाम का प्रचार दूर दूर तक करना चाहता था और वह मूर्ति पूजक यानी हिंदुओं के देश में इस्लाम का सितारा बुलंद करना चाहता था। मोहम्मद गोरी महमूद गजनवी की तरह एक लालची किस्म का व्यक्ति था। वह भी भारत की धन संपत्ति को प्राप्त करना चाहता था। मोहम्मद गोरी मध्य एशिया से अपने एक शक्तिशाली शत्रु शाह ख्वारिज्म का अंत करना चाहता था और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पंजाब पर अधिकार करना जरूरी था। मोहम्मद गोरी के समय भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था और वो आपस में लड़ते रहते थे। मोहम्मद गोरी भारत की राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाना चाहता था और इसीलिए उसने भारत पर कई आक्रमण किए। मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण कौन से किए इस प्रकार से हैं। मुल्तान तथा उच्च की विजय। मोहम्मद गोरी ने अपना पहला आक्रमण 1175 से 76 में मुल्तान पर वह उच्च पर किया। इसके दो कारण थे, एक मुल्तान की अनुकूल भौगोलिक स्थिति और दूसरे यहाँ पर करमार्थी संप्रदाय का आधिपत्य। कट्टर सुन्नी मुसलमान इस संप्रदाय के घोर विरोधी थे और वह भी एक कट्टर मुसलमान था और वह इस संप्रदाय का अंत करना चाहता था। मोहम्मद गोरी ने 1178 से 1179 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। वह अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए गुजरात बहुत प्रसिद्ध था। यहाँ की भूमि उपजाऊ थी, यहाँ पर कई बड़ी बड़ी बंदरगाहें थी और मुल्तान था उसकी विजय के पश्चात गोरी ने गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ा पर आक्रमण कर दिया और उन दिनों भीमदेव द्वितीय गुजरात का शासक था और उसे बंदी बना लिया और उसे भी अपने राज्य में मिला लिया। इसके बाद तीसरा 1186 में पंजाब की विजय। गुजरात के युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय ने यह सिद्ध कर दिया कि उत्तर पश्चिमी सीमा पर प्रांत अथवा पंजाब को विजित किए बिना भारत के आंतरिक प्रदेशों को विजित नहीं किया जा सकता। अब मोहम्मद गोरी ने अपना ध्यान पंजाब की ओर लगाया। पंजाब में उस समय गजनी वंश का शासक खुसरो मलिक शासन करता था। मोहम्मद गोरी ने 1179 में पेशावर तथा 1185 में स्थालकोट पर अधिकार किया। इसके बावजूद खुसरो मलिक की शक्ति कम नहीं हुई। मोहम्मद गोरी ने चक्रदेव की सहायता से 1186 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण कर दिया और लाहौर के किले को घेर लिया, परंतु काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी वह खुसरो मलिक को नहीं हरा सका। अंत में गोरी ने धोखे से काम लेकर खुसरो मलिक को बंदी बना लिया और उसके पुत्र को मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार पंजाब पर मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया और पंजाब से गजनी वंश का सदा के लिए अंत हो गया। इसके बाद 1191 में तराइन की पहली लड़ाई हुई। पंजाब पर अधिकार करने के बाद वह दिल्ली की ओर बढ़ा और उस समय राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान का शासन स्थापित था। वह बहुत ही शक्तिशाली शासक था और समस्त उत्तरी भारत में हिंदू साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। वैसे भी पंजाब पर गोरी के आक्रमण कर लेने से तुर्कों और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध होना स्वाभाविक था। 1190 में मोहम्मद गोरी ने सरहिंद पर अधिकार कर लिया और इसके बाद वह सेना सहित दिल्ली की ओर रवाना हुआ।
पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के दिल्ली की ओर आगमन सूचना मिली और वह शत्रु से लोहा लेने के लिए पंजाब की ओर चल दिया। 1191 में युद्ध हुआ, जिसे तराइन का युद्ध कहते हैं। ये राजपूत बड़ी वीरता से लड़े और राजपूतों ने तुर्क सेनाओं को तितर बितर कर दिया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी घायल हो गया और वह घायल होकर घोड़े से गिर पड़ा। यदि उसे कोई खिलजी उठाकर नहीं ले जाता तो इतिहास कुछ और ही होता। राजपूतों ने 70 किलोमीटर तक मुसलमानों का पीछा किया। सुल्तान मोहम्मद गौरी बड़ी मुश्किल से सिंधु नदी पार करके वापस जाने में सफल हुआ। दूसरा, तराइन की दूसरी लड़ाई। 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई। मोहम्मद गौरी ने पहली लड़ाई में बड़ा अपमान महसूस किया और उसने बदला लेने का निश्चय लिया। उसने अपने उन अधिकारियों एवं सैनिकों को कठोर दंड दिया जो रणक्षेत्र से पीठ दिखाकर भागे थे। 1 वर्ष तक युद्ध की तैयारी करने के बाद मोहम्मद गौरी ने 1,20,000 सैनिकों के साथ भारत पर 1192 में फिर आक्रमण किया। कन्नौज के शासक जयचंद को छोड़कर उत्तर भारत के सभी शासक शत्रु का सामना करने के लिए पृथ्वीराज चौहान के झंडे के नीचे इकट्ठा हो गए। राजपूतों और मुसलमानों के बीच तराइन नामक स्थान पर फिर भयंकर युद्ध हुआ। इस बार भी राजपूत बड़ी वीरता से लड़े। मोहम्मद गौरी ने पूर्व योजना के अनुसार अपनी सेना को पीछे हटा लिया। राजपूतों ने उसका पीछा किया, परंतु अचानक ही गौरी ने अपने सैनिकों को शत्रुओं पर आक्रमण करने का आदेश दिया। अचानक आक्रमण देखकर राजपूतों में भगदड़ मच गई और वे पराजित हो गए। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मौत के घाट उतार दिया और इस प्रकार तराइन की दूसरी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने मेरठ, दिल्ली और कोल पर अधिकार कर लिया। इसके बाद 1194 में कन्नौज की विजय प्राप्त की। यहाँ पर जयचंद राठौर पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की पुत्री संयोगिता से बलात् विवाह कर लिया और चौहानों और राठौरों के बीच आपसी शत्रुता उत्पन्न हो गई। इसी कारण जयचंद ने तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को साथ नहीं दिया, परंतु जयचंद को यह आभास था कि मोहम्मद गौरी अवश्य उसके राज्य पर आक्रमण करेगा और जयचंद की फौजें भी वीरता से लड़ी और भाग्य ने मुसलमानों का साथ, राजपूतों का साथ नहीं दिया और एक तीर जयचंद की आंख में जा लगा। वो घायल होकर हाथी से गिर गया और राजपूतों में भगदड़ मच गई। तुर्कों ने भागते हुए राजपूतों को मौत के घाट उतार दिया। बंगाल की विजय हुई 1198 में और 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। मोहम्मद गौरी खोखरों को पराजित करने के बाद गौरी ने गजनी की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में जब वह आराम फरमा रहा था तो इस्माइली कबीलों के कुछ लोगों ने सुल्तान के डेरे में घुसकर उसकी हत्या कर दी। मोहम्मद गौरी के आक्रमण का जो प्रभाव पड़ा वो इस प्रकार से है। भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना हो गई। राजपूतों की शक्ति का अंत हो गया। पंजाब में भी गजनी राज्य का अंत हो गया। इस्लाम का प्रसार हुआ। भारतीय कला और साहित्य की हानि हुई। जन धन की हानि हुई। भारतीय तथा मुस्लिम कला का समन्वय इसके बाद हुआ और युद्ध प्रणाली में परिवर्तन हुआ। पहले मोहम्मद गौरी से पहले भारतीय शासक पैदल या हाथी पर अधिक बल देते थे और गौरी के आक्रमणों की विजय के बाद एक नए युग की शुरुआत हुई। अब शासकों ने न केवल सेना की भर्ती पर बल देना शुरू किया बल्कि युद्धों में हाथियों के स्थान पर घुड़सवार सेना के प्रयोग पर अधिक बल दिया। मोहम्मद गजनी तथा मोहम्मद गौरी के आक्रमणों की अगर तुलना करें तो इसमें है, सबसे पहले दोनों ही आक्रमणकारियों की तुलना इस प्रकार से है। एक सेना नायक के रूप में मोहम्मद गजनवी मोहम्मद गौरी की तुलना में एक महान विजेता तथा सेनापति था। उसने अपने जीवन काल में अनेक युद्ध किए और किसी भी युद्ध में पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ा। आक्रमण से पहले वहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करता था और उसकी सेनाओं को राजस्थान की तपती रेत से गुजरना है। वह रणभूमि की सेनाओं को अच्छी प्रकार से संगठित करता था। दूसरी ओर मोहम्मद गौरी न तो इतना महान विजेता था न कुशल सेनापति। उसे युद्धों में कई बार पराजय का मुंह देखना पड़ा। गुजरात के शासक भीमदेव ने भी उसे पराजित किया। इसके बाद कला था साहित्य प्रेमी। मोहम्मद गजनी कला था साहित्य का प्रेमी था।
उसने गजनी के अनेक महान विशाल महलों, मस्जिदों, उद्यानों और शानदार फव्वारों से सुसज्जित करवाया। इसके अतिरिक्त गौरी को कला और साहित्य से कोई लगाव नहीं था, वह केवल राजनीति में रुचि रखता था। उद्देश्यों में भिन्नता। मोहम्मद गजनी भारत में साम्राज्य स्थापित करने का इच्छुक नहीं था, वह केवल धन लूटना चाहता था, जबकि मोहम्मद गौरी ने उद्देश्य उससे कहीं महान थे। वह आक्रमणों में से उसने लूट मार तो की, परंतु उसने साम्राज्य स्थापित करना उसका उद्देश्य अधिक था। भारत में मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक के रूप में। और मोहम्मद गौरी और गजनी की तुलना इस बात से भी स्पष्ट हो जाती है कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी था, न कि महमूद गजनवी। महमूद गजनवी अपने अभियानों में हत्याएं करने तथा लूटमार करने में लीन हो जाता था और धन दौलत प्राप्त करके गजनी लौट जाता था, जबकि मोहम्मद गौरी ने भारतीय नगरों तथा मंदिरों का विनाश मोहम्मद गजनी की तरह नहीं किया। उसने यहाँ पर इस्लाम राज्य स्थापित किया। राजपूतों के विरुद्ध मुसलमानों की सफलता के कारण राजपूतों में राजनीतिक एकता का अभाव था। भारत छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था और राजपूत एक दूसरे से आपसी ईर्ष्या करते थे और विदेशी आक्रमणों के समय भी वो कभी एकता से नहीं लड़े। स्थायी सेना का अभाव। राजपूत शासक अनेक अपने पास स्थायी सेना की भर्ती नहीं करते थे, वे सामंतों पर निर्भर रहते थे और सेना में अनुशासन की कमी होती थी। सैनिक राजा की बजाय अपने स्वामी के प्रति उत्तरदायी थे। राजपूतों में दूरदर्शिता का अभाव था। राजपूतों की पराजय का एक और कारण था कि वो दूरदर्शिता और राजनीतिज्ञता का अभाव था। वो रणकौशल के बारे में कुछ नहीं जानते थे। इसके बाद प्राचीन युद्ध प्रणाली। राजपूतों की युद्ध प्रणाली काफ़ी प्राचीन थी। उनकी सेना में पैदल, रथ था, हाथी की सेना पर बल देते थे। पैदल था, हाथी की सेना को अति शीघ्र दूसरे स्थान पर पहुंचना मुश्किल था। तुर्कों का कुशल सैनिक संगठन भी इसका एक कारण था। तुर्कों के असीम साधन भी थे। राजपूतों के उच्च आदर्श। राजपूत उच्च आदर्शों में विश्वास रखते थे। वे निहत्थे शत्रु पर वार नहीं करते थे। वे युद्ध में षड्यंत्र और चालाकियों से काम नहीं लेते थे और पीठ दिखाकर भागते हुए शत्रु पर वार नहीं करते थे। जबकि तुर्क लोग घटिया से घटिया तरीके अपनाने में भी नहीं चूकते थे। छल कपट और निम्न स्तर के युद्ध के तरीके तुर्कों की जीत के प्रमुख कारण बने थे। इसके बाद जाति प्रथा। राजपूत अनेक जातियों और उपजातियों में बटे हुए थे। एक उपजाति दूसरी जाति के साथ कोई संबंध स्थापित नहीं करती थी और आपसी शत्रुता के कारण राजपूतों ने कभी भी शत्रुओं पर एकजुट होकर सामना नहीं किया। इसके बाद तुर्कों के अत्याचार भी इसका कारण थे। तुर्क बड़े अत्याचारी थे। वो आक्रमण के समय न केवल भारतीयों पर अत्याचार करते थे बल्कि आतंक भी फैलाते थे। वे लूटमार, तबाही, हत्याओं का सहारा लेते थे और इससे भारतीय जनता घबरा जाती थी। मुसलमानों में दास प्रथा भी थी। सभी तुर्क शासक अपनी संख्या में दासों को भर्ती करते थे। वे दासों के साथ अपने पुत्रों जैसा व्यवहार करते थे। वे उनको सभी प्रकार की शिक्षा प्रदान करते थे और उच्च पदों पर नियुक्त करते थे। दास भी पूरी स्वामी भक्ति से सुल्तानों को सहयोग देते थे। मुसलमानों की धर्मांधता। मुसलमान हिंदुओं को काफिर समझते थे। वे काफिरों को पराजित करना धार्मिक कर्तव्य समझते थे। वे मानते थे कि हिंदुओं पर विजय प्राप्त करने से गाजी का पद और युद्ध में मरने के बाद शहीद का दर्जा प्राप्त होगा। तुर्कों के अच्छे सेनापति। तुर्कों के सेनापति जैसे मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खलजी आदि बड़े अनुभवी तथा उच्च कोटि के जनरल थे। उन्हें मध्य एशिया में लड़ने का अनुभव प्राप्त था और वे युद्धों के आधुनिक तरीकों से भी परिचित थे। उपयुक्त कारणों से हम कह सकते हैं कि मुसलमानों की युद्ध कला राजपूतों की तुलना में उच्च स्तर की थी। तुर्कों के पास कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खलजी जैसे दास थे जो अच्छी अच्छी सेनाओं को भी पराजित कर सकते थे। राजपूतों की न तो युद्ध कला अच्छी थी और न उनके पास मुसलमानों की तरह योग्य दास थे। परिणाम स्वरूप राजपूत तुर्कों से हार गए। धन्यवाद।